नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। अनादि विशेष में आज बात करेंगे आतंकी मुख्तार अंसारी के आतंकी। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात को हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये खबर जैसे ही कासगंज जेल में बंद उसके विधायक बेटे को मिली, वो फूट फूट कर रोने लगा। वो काफी देर तक रोता रहा और बेसुध सा हो गया। जो दर्द मुख्तार के बेटे ने झेला, वो दर्द मुख्तार के आतंक के चलते अनेक माताओं, पिताओं, भाइयों, बहनों, बेटे बेटियों ने 35 वर्ष तक झेला है। ये वही लोग थे जिनके अपने मुख्तार के शूटरों की गोली से मारे गए। जेल में रहते भी मुख्तार मौत का खेल खेलता रहा, शूटरों को भर्ती करता रहा, उन्हें तनख्वाह देता रहा और चुनाव जीतता रहा। आज मुख्तार नहीं है, लेकिन उसके खौफ की कई कहानियां हैं जो परत दर परत सामने आ रही है। आखिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार का युवक इतना खूंखार अपराधी कैसे बन गया? अपराध की दुनिया का ये कैसा आकर्षण है जो संभ्रांत परिवार के नौजवानों को इतना खौफनाक अपराधी बना देता है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, लेकिन पहले प्रस्तुत है आपके सामने ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में आतंक के एक अध्याय का अंत हो गया। माफिया और कई मामलों में सजायाफ्ता मुख्तार अंसारी की गुरुवार को रात 8:25 पर हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गाजीपुर में सन्नाटा छा गया। शहर की दुकानें बंद हो गई। समर्थकों की भीड़ मुख्तार अंसारी के घर के सामने जुट गई। उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। कई जगह पर धारा 144 लगा दी गई। जितना आतंक मुख्तार अंसारी ने अपनी जीते जी फैलाया था, उतनी ही आतंकित उसकी मौत भी कर गई। मौत का आतंक इसलिए है क्योंकि अभी भी ऐसे हजारों लोग हैं जो मुख्तार अंसारी को अपना आदर्श मानते हैं, उसकी शान में कसीदे पढ़ते हैं और उसको बेपनाह समर्थन देते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी राज के समय जिस तरह से लगातार गुंडा और माफिया या तो सलाखों के पीछे जा रहे हैं, या फिर एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, या फिर अपनी मौत मारे जा रहे हैं, उससे एक बात तो सिद्ध हो गई है कि आतंक का अंत बुरा ही होता है। लेकिन इसके बाद भी आतंक के प्रति एक तरफ डर है तो दूसरी तरफ दीवानगी भी। दीवानगी इतनी है कि गुंडे और माफिया जेल से चुनाव जीत जाते हैं और यदि मर जाए तो उनके जनाजे में लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ये हमारे समाज का कैसा चेहरा है? आज मुख्तार की मौत के बाद ये सवाल फिर से गूंजने लगा है कि आखिर गुंडे, माफिया और हत्यारे पनपते कैसे हैं? समाज के भीतर ऐसे कौन से तत्व है जो इनको खाद पानी देते हैं और फिर एक दिन ये समाज के लिए नासूर बन जाते हैं? माफिया मुख्तार अंसारी का खौफ भी कम नहीं था। जब वो कैद में था तो उस दौरान उसके खिलाफ 8 मर्डर के केस दर्ज हुए। हाई कोर्ट ने उसको देश का सबसे खतरनाक गिरोह करार दिया। 9 माह के भीतर उसे 2 बार उम्र कैद मिली। एक जमाने में सीबीआई भी मुख्तार से कांपती थी। यही कारण रहा है कि सीबीआई में उसके खिलाफ केस वापस ले लिया था। ऐसे अनेक किस्से हैं जो अब मुख्तार के साथ ही दफन हो गए। लेकिन सवाल वही है कि क्या दूसरा मुख्तार पैदा नहीं होगा? और इस सवाल का जवाब हमको अपने बीच से ही तलाशना होगा। तो जिसका था आतंक, उसका आज अंत हो गया है। मुख्तार अंसारी, जिस पर 61 केस दर्ज थे, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्तार अंसारी जब जेल में था तो उस समय 8 हत्या के केस उस पर दर्ज थे। शूटरों के द्वारा जो तमाम लोग हैं उन्हें मारने की धमकी दी जाती थी, उन्हें मारा जाता था। ऐसे कई केसेस सामने आए मुख्तार अंसारी के आतंकी, और आज उसी आतंक का अंत हो गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ कई सारे सवाल भी खड़े कर रहे हैं, और वो सवाल है उन परिजनों के द्वारा जिनके द्वारा ये सवाल किया जा रहा है कि क्या वाकई में मुख्तार अंसारी की मौत हुई है या फिर ये एक हत्या की साजिश है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में भी लगातार इसी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक के बाद एक अलग अलग नेताओं के, चाहे हम बात करें मायावती की, अखिलेश यादव, उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर और मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर सवाल खड़े किए हैं और ये पूछा है कि आखिर
इस प्रकार से मौत कैसे हो सकती है। इससे पहले आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के परिजन थे, उनके द्वारा लगातार ये आरोप पुलिस प्रशासन की टीम पर, राज्य सरकार की टीम पर लगाए गए थे और ये कहा गया था कि यहाँ पर जहर देकर मारने की कोशिश मुख्तार अंसारी को की जा रही है। उसके बाद में जैसे ही ये घटना घटित हुई, हार्ट अटैक की बात यहाँ पर की जा रही कि हार्ट अटैक की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, लेकिन दूसरी ओर परिजनों का ये कहना है कि ये मौत नहीं बल्कि हत्या है। अब ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि क्या वाकई में जो आरोप यहां पर मुख्तार अंसारी के परिवार के द्वारा लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल हम इस पूरे केस की बात करें तो देखिए 61 केस मुख्तार अंसारी पर दर्ज थे और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब मुख्तार अंसारी जेल में था तब भी वो सजा याफ्ता होने के बावजूद चुनाव लड़ता रहा और मऊ विधानसभा सीट से 5 बार विधायक भी बना। तो चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत के लिए हमारे साथ में अयाज जमा बांदा से जुड़ गए हैं, उसके साथ ही शादाब सिद्दीकी विशेष संवाददाता हमारे साथ में गाजीपुर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लूंगी। और उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि दिलीप जयवर्धन हमारे साथ में जुड़े हुए अधिवक्ता हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं शादाब का रुख करूंगी। शादाब, फिलहाल अगर बात कर ली जाए गाजीपुर की तो वहां पर किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है, कितने समर्थक वहां पर है और पुलिस प्रशासन की टीम किस प्रकार से वहां पर इंतजाम देख रही है? तो शादाब, मैं आपके पास में लौटूंगी। ठीक है, हमारे साथ में दिलीप यशवर्धन जी जुड़े हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। दिलीप जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे केस को देखा होगा। मुख्तार अंसारी की हिस्ट्री अगर निकाली जाए तो देखिए इन पर 61 केस दर्ज थे और हत्या के केस भी दर्ज थे। कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल इस केस को अगर देखा जाए तो आगे किस प्रकार की स्थिति नजर आ रही है? दिलीप जी, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आई जी, बोलिए। आपका सवाल एक बार दोहराएंगे प्लीज? जी दिलीप जी, अगर देखा जाए मुख्तार अंसारी के पूरे केसेस की तो 61 केस इन पर दर्ज थे, उनमें से 8 हत्या के केसेस तो वो जब जेल में थे तब दर्ज थे। तो आखिर इस प्रकार की स्थिति कानून व्यवस्था में क्यों देखने को मिलती है? क्या लगता है कि क्या कानून को और ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है? दुरुस्त करने की जरूरत है और अब वो कानून बदल भी गया है। अब हम तो 1 जुलाई से नया कानून जो बदला है, सीपीसी आईपीसी बदल के जो नए कानून आ गए हैं उसके तहत केसेस चलेंगे। हालांकि जो पुराने मामले हैं वो पुरानी केसेस के तहत ही चलेंगे। और चूंकि ये लॉ की प्रक्रिया थी कि इस तरह के केसेस में कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती थी, कोई टाइम लिमिट नहीं होती थी कि इतने दिन के अंदर इन केसेस का डिस्पोजल हो जाना चाहिए। इसी बात का फायदा उठा करके हमारे यहाँ जो जुडिशियल लिंगर ऑन चीजें होती थी वो इसी कारण से हुआ करती थी। और नए अधिनियम में भी इस बात को लेकर के जरूर लॉ मेकर्स ने कुछ ना कुछ सोचा होगा। और ये घटनाएं मुख्तार अंसारी के साथ ही नहीं है, जितने भी लोग हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चलते हैं या सिविल केसेस चलते हैं, सभी के साथ एक प्रक्रिया चलती थी। और उस प्रक्रिया का ही फायदा उठा करके ये होता था कि अपराधी अपराध करने से नहीं डरता था। उसका पहला कारण था कि वो अपराध करने के बाद कुछ दिनों बाद बेल पा जाता था। बेल पाने के बाद वो केसेस लंबे समय तक चला करते थे। हालांकि मुख्तार अंसारी के केस में मुख्तार अंसारी 18 साल से 2005 के बाद से वो लगातार जेल में ही बंद हैं। जेल में बंद ही उनके ऊपर 10 कन्विक्शंस को फाइनल कर दिया गया और उन्हीं में वो सजा काट रहे थे और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु को लेकर के जो बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि उनको जेल में पॉइजन दिया जा रहा था, इस बात की मांग अब उनके परिवार की तरफ से की जा रही है। राजनीतिक मामला है, क्योंकि राजनीति से जुड़े व्यक्ति थे, 5 बार के विधायक थे, तो राजनीतिकरण भी इस मामले का जरूर किया जाए। अपोजिशन की तरफ से इस बात को लेकर के कुछ ना कुछ हंगामा जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली चूंकि जेल के प्रमाइसेस में उनकी डेथ हुई है और स्टेट्स की इंक्वायरी भी 3 सदस्यों की टीम गठित कर दी गई है इस बात की इंक्वायरी करने के लिए कि वाकई में जो इल्जाम लगाया गया है कि खाने में जहर दिया जा रहा था उसमें कितनी सत्यता है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा कि उनकी डेथ का एग्जैक्ट कारण क्या है, कि वो दिल का दौरा पड़ने से हुआ या जो उनको यूरिनल इन्फेक्शन था उसकी वजह से हुआ या कोई पॉइजनस सब्सटेंस उनकी बॉडी में पाया गया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर हो जाएगा और उस रिपोर्ट पर आगे की बहुत सारी कार्यवाही आधारित होगी।
जी बिल्कुल दिलीप जी, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, उसके बाद में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन मेरा एक और प्रश्न है आपसे, कानून व्यवस्था को लेकर ही और क्या माना जा सकता है? क्योंकि देखिए, अगर हम मुख्तार अंसारी के बैकग्राउंड की बात करें तो 8 जो हत्या के केसेस थे वो जेल में रहते हुए उस पर दर्ज हुए हैं, और उसके साथ ही साथ क्या ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो कानून प्रक्रिया है वो काफी धीमी गति से चल रही है, और यही वजह है कि धीमी प्रक्रिया की वजह से ही अपराधी इसका फायदा उठाता है और एक के बाद एक लगातार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है? अपेरेंटली ये आप कानून व्यवस्था को दोष दे सकते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था के साथ साथ जो दोषी है वो कानून बनाने वाले लोग हैं, जो लॉ मेकर्स हैं। जी, जब किसी भी राजनीति और माफिया, ये दोनों बड़े डेडली कॉम्बिनेशन हो गए थे पिछले कुछ दशकों से हमारे देश में, स्पेशली जब से जो रीजनल पार्टीज हैं उनका उदय हमारे देश में हुआ, तो उन रीजनल पार्टीज की जो स्ट्रेंथ बनी वो माफियाओं की कॉम्बिनेशन से ही बनी। तो लॉ ब्रेकर और लॉ मेकर, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बना, इस कॉम्बिनेशन ने इस देश की कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा आघात किया, और यही कॉम्बिनेशन कारण था कि केसेस बहुत दिनों तक खिंचा कर रहते थे, क्योंकि कानून की एक मजबूरी है। जी, कानून हमेशा एविडेंस के आधार पर चलता है। कोर्ट को अगर सत्यता पता भी होगी, पूरी दुनिया को सत्यता पता होगी, लेकिन अगर रिकॉर्ड्स पे एविडेंस नहीं आ पाएंगे, गवाह नहीं आ पाएंगे, तो किसी भी व्यक्ति को कोर्ट सजा नहीं दे सकता, ये सच्चाई जानते हुए भी। तो ऐसे में क्या होता है कि जब माफिया का कॉम्बिनेशन राजनीति के साथ हो जाता है, तो राजनीति का साथ होने का मतलब है कि पूरा शासन और प्रशासन उसके फेवर में काम करता है। जब शासन और प्रशासन एक व्यक्ति के साथ में खड़ा हो जाता है, तो कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ गवाही देने से डरता है, उसके खिलाफ एविडेंस प्रोड्यूस करने से डरता है। अल्टीमेटली रिपोर्ट जो शासन का अधिकारी है उसको लगानी होती है, कोर्ट उसी रिपोर्ट के ब्याह पर अपने डिसीजंस को देता है। तो जो लॉ मेकर और लॉ ब्रेकर का कॉम्बिनेशन हमारे देश में बनना शुरू हो गया रीजनल पार्टीज का, वो बहुत बड़ा कारण था इन माफियाओं को ताकत देने का। जी बिल्कुल, और इसकी बानगी इस तरीके से देख सकते हैं कि जब मुख्तार अंसारी जेल पहुंचता है तो सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं, और उसके साथ ही 1.5 साल तक की जेलर की कुर्सी खाली रहती है। तो इससे खौफ जेल के अंदर और जेल के बाहर दोनों ही तरीके से नजर आता है। लौटूंगी आपके पास में दिलीप जी, आप हमारे साथ में बने रहिए। एक बार रिपोर्टर्स का रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर बांदा और उसके साथ ही गाजीपुर में किस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। अयाज, आप बांदा में मौजूद है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ जानकारी? क्योंकि आगे समय बढ़ा दिया गया था, माना जा रहा था कि 8:30 बजे से पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा, लेकिन 10 बजे तक का समय बदल दिया गया। अब फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 10:30 बजे का यहाँ पर समय दिया गया था, लेकिन कुछ लापरवाही के चलते यहाँ पर पीएम नहीं समय से हो सका, क्योंकि उनके लड़के थोड़ा लेट आए हैं। इसके बाद आने के बाद पंचनामा वगैरह भरा गया, इसके बाद पीएम चालू कर दिया गया। पीएम चालू करने के बाद अब कुछ ही क्षणों के बाद मुख्तार अंसारी का शव को जो है गाड़ी पर रखाकर यहाँ से रवाना करने की तैयारियां की जा रही हैं। और हम आपको दिखाते, सुरक्षा व्यवस्था जो यहाँ पर चौबल लगाई गई है, वो और भी व्यवस्था तगड़ी करी जा रही है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। ठीक है, मैं शादाब का रुख कर लेती हूँ, गाजीपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शादाब, फिलहाल वहां पर अगर बात कर ली जाए समर्थकों की, तो भारी तादाद, आपने सुबह जब तस्वीरें दिखाई थी तो काफी ज्यादा समर्थक वहां पर पहुंचे थे, पुलिस प्रशासन की टीम भी वहां पर मौजूद है। ऐसे में सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम है, धारा 144 का किस प्रकार से पालन किया जा रहा है, और उसके साथ ही साथ क्या तैयारियां की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। वहीं जहां ज्यादा भीड़ देखी जा रही है तो वहां पर जो पुलिसकर्मी हैं या जो अधिकारी हैं वो उस भीड़ से बात करते हैं और उनको समझाते में उनको पालन कराने की भी बात करते हैं, क्योंकि दफा 144 लगी है। जहां 4 लोग से ज्यादा लोग खड़े हैं तो उनको मना करते हैं कि आप लोग अलग अलग खड़े हो जाए, भीड़ ना लगाएं। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, पुख्ता इंतजाम हैं। वहीं अगर यहाँ की भीड़ की बात करें तो भीड़ को भी समझाया जा रहा है, और वहीं मुख्तार अंसारी के परिवार वालों की तरफ से भी अपील की जा रही है कि कोई भी ऐसी घटना ना होने पाए जिससे किसी को भी इसका फायदा उठाना पड़े। तो इस तरह के वो बयान भी जारी कर रहे हैं कि कोई भी ऐसे बवाल ना हो, ना ही भीड़ को देखते हुए कोई भी ऐसी दिक्कतों का सामना प्रशासन को करना पड़े, कि ताकि प्रशासन कोई भी ऐसा कदम उठा सके। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था, पुख्ता इंतजाम मजबूत तरीके से कर लिया गया है, और बाकी अभी डेड बॉडी आने में समय है, तो ऐसे में थोड़ा रवैया ढीला कर दिया गया है। लेकिन
जैसे जैसे डेड बॉडी करीब आती जाएगी और सुरक्षा के पुख्ता बिल्कुल, और एक इंतजाम लंबा समय भी है। अगर हम बात करें बांदा से गाजीपुर के रास्ते की, तो कम से कम 7 से 8 घंटे लगते हैं, तो वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पुलिस प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती मानी जा सकती है। फिलहाल अगर हम शादाब बात कर ले पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो वो तो शाम तक पता ही चल जाएगा, लेकिन अब इस पर सियासत भी लगातार देखने को मिल रही है। अलग अलग बयानबाजियां सामने आई है। मायावती का ये कहना है कि उच्च स्तरीय जांच की जाए। अखिलेश यादव का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है जीवन की रक्षा करना। कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए। उसके अलावा अगर हम बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी की मौत होना स्वाभाविक नहीं है, कहीं ना कहीं इसके पीछे साजिश है। तो ये जो राजनीति हो रही है उसे किस प्रकार से देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, तो ऐसे में वो सियासत में वो खुद थे, तो जिस तरह से तो वो 5 बार के विधायक थे, तो ऐसे में जो सियासत है वो इस टाइम जो सरकार है, सरकार को घेर रही है, जो विपक्ष है लगातार, चाहे वो मायावती की बात की जाए, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए, तो ऐसे ज्यादातर सब लोग एकजुट होकर, क्योंकि इंडिया अलायंस भी यहाँ पे एकजुट है, तो ऐसे में सब मिलके एक वार कर रहे हैं सरकार को। लेकिन सरकार का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर हमारे में थोड़ी सी भी ढिलाई होती तो हम अस्पताल उनको ना भेजते, ना ही 9 डॉक्टरों की टीम बनाकर उनका इलाज कराते। यही होता तो इससे 2 दिन पहले बिल्कुल, तो सभी के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं। जहां पर पुलिस प्रशासन की टीम, सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि हमने पूरी कोशिश की है जान बचाने की, लेकिन वहीं पर परिजनों और विपक्ष की ओर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मौत को हत्या की साजिश भी बताया जा रहा है। लौटूंगी आपके पास में। अशोक द्विवेदी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, रिटायर्ड IPS है। सर, बहुत स्वागत है आपका नारी टीवी में। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है सर आपसे कि जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है वर्तमान में, माफियाओं का जो खौफ है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिलता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। इसे लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर किस प्रकार से आप देखते हैं? निश्चित रूप से पिछले करीब 7-8 सालों से प्रदेश पुलिस शासन के निर्देश पर जो अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इनके विरुद्ध जो न्यायालय में अभियोग लंबित है, विचाराधीन है, उनमें पैरवी अच्छी कर रही है, उसका परिणाम यह है कि न्यायालय से इन लोगों को सजा हुई है। तो जिसके अच्छे परिणाम जो है कानून व्यवस्था की स्थिति पर देखने को मिले हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो शासन के निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, उसी निर्देशों के अनुरूप पुलिस कार्रवाई कर रही है, न्यायालय में अच्छी पैरवी कर रही है और न्यायालय से कई लोगों को सजा भी हुई है। जी बिल्कुल अशोक जी, लेकिन दूसरी ओर अगर देख लिया जाए, अगर हम बात करें विपक्ष की, तो वो लगातार निशाना साध रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें तो मुख्तार अंसारी एक ऐसा माफिया या यही कह सकते हैं कि डॉन था जिसने कई सारी हत्याओं को अंजाम दिया, कई सारे केसेस उसके ऊपर दर्ज थे और वो जेल में रहने के बावजूद भी हत्याओं को और तमाम जो केसेस थे उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। और उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि वो चुनाव भी लड़ रहा था। तो क्या ऐसे में ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं आम जनता की जो सूझबूझ है और जो देखने को मिलता है, आम जनता की जो राय है वो थोड़ा सा अलग है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जागरूकता की कमी है? देखिए, अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और संयोग से इस समय पूरे देश में लोकसभा के आम चुनाव की कार्यवाही चल रही है। आम जनता की नजरिया अलग होता है जी। राजनीतिक पार्टियां किसी भी घटना को, चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश में कहीं भी हो, वो अपने राजनीतिक चश्मे से देखती हैं। लोकतंत्र में ऐसा होता है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ऐसा होता है, सभी देशों में होता, हमारे यहाँ भी हो रहा है। तो राजनीतिक पार्टियां घटनाओं को अपने चश्मे से देखती हैं, उनकी व्याख्या अपने नजरिए से करती हैं। आपके चैनल या और तमाम जो चैनल है उनके माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया, अपनी धारणा, अपने विचार जनता के सामने रखती हैं और सही मायने में सही निर्णायक जनता ही होती है। जनता ही अपना निर्णय वोट के माध्यम से चुनाव के समय व्यक्त करती है और वही बात कहती है कि किसका शासनकाल सही था, किसका शासनकाल थोड़ा हल्का था। तमाम राजनीतिक पार्टियों के समय समय पर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और देश में भी शासन रहते हैं। सही निर्णायक जनता ही होती है और वही उसी का निर्णय, जनता का ही निर्णय सभी को मान्य होता है।
जी बिल्कुल। और अशोक जी, एक और मेरा प्रश्न है आपसे कानून व्यवस्था को लेकर भी। जब से योगी सरकार आई है, लगातार एक नारा भी दिया जा रहा है और उसके साथ में ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं माफियाओं का जो आतंक है वो अब धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और उस पर जीरो टॉलरेंस की नीति भी योगी सरकार अपना रही है। इससे आप कितना ज्यादा सहमत नजर आते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठाता है? विपक्ष तो अपनी बात कहेगा, सवाल उठाता है, ठीक है, ये विपक्ष का काम है, ऐसा होता है लोकतंत्र में। अब दूसरी बात जो आप कह रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कई महीना पहले विधानसभा में, उत्तर प्रदेश विधानसभा में बड़े तीखे तेवर में कहा था और सभी माननीय विधायकों के सामने कहा था। विधानसभा जो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और वहां पर उन्होंने बड़े तीखे शब्दों में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उसका आशय बड़ा साफ था कि किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, माफिया के खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और विधानसभा में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, वह संकेत न केवल पुलिस को बल्कि पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को थी। और प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग बड़े समझदार होते हैं, चाहे बड़े अधिकारी हो या छोटा कर्मचारी हो, सब समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी या शासन क्या चाह रहा है। जो चाह रहा है उसी हिसाब से कार्रवाई नियमों के अनुसार प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग करते हैं। तो पिछले 6-7 वर्षों में कड़ी कार्रवाई हुई है और उसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। ये बात ना केवल प्रदेश की जनता महसूस कर रही है, बल्कि इसकी तारीफ, इसकी चर्चा पूरे देश में भी होती बिल्कुल। है। और जरूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आतंक अपना पैर पसारता है वैसे वैसे जनता भी कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करती है और राज्य सरकार की कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि असुरक्षित महसूस करने वाली जनता को सुरक्षा मुहैया कराई जा सके, ताकि उन्हें ये महसूस हो सके कि वो एक साफ सुथरे प्रदेश में और उसके साथ ही साथ जहां पर आतंक था वो आतंक अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ताकि उनकी जो क्षमता है वो बढ़ सके। शादाब का रुख कर लेती हूँ। शादाब, आपसे अपडेट लेना चाहूंगी, क्योंकि मुख्तार अंसारी का बेटा है अब्बास, जो कि कासगंज जेल में बंद है, उसके द्वारा याचिका दायर की गई थी कोर्ट के, हाई कोर्ट के पास में। उस याचिका को लेकर क्या अब तक कोई अपडेट सामने आया है? बिल्कुल, देखिए अभी आधिकारिक तौर पर तो ऐसा कोई आदेश नहीं, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो उनको पैरोल पे मिल गया है, 1 दिन का उनको समय मिला है। अब वो कोशिश यही है कि वो जल्द से जल्द वो आएंगे यहाँ पे और अपने जो उनके पिता हैं उनके जो शव यात्रा है उसमें वो शामिल भी हो सकेंगे। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर तो ये तय नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से सूत्र बताते हैं तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि पैरोल इनको 1 दिन की मिली है। हालांकि जिस तरह से मुख्तार अंसारी की बात करें, मुख्तार अंसारी की जो मृत्यु हुई है तो उसमें इससे पहले भी इनकी मुलाकात हुई थी और अपने जो दुखड़े थे उन्होंने उसके सामने रोए थे, जिसको लेकर वो परेशान भी चल रहा था अंसारी। लेकिन जिस तरह से अब ये मृत्यु हुई है तो उसको देखते हुए अब वो उसका जो उनका वकील था वो उन्होंने कोर्ट में याचिका डाली थी। लेकिन बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर बातें तो कही जा रही है, जनाजे में शामिल होने की गुजारिश यहाँ पर अब्बास के द्वारा की गई थी, लेकिन उस पर किस प्रकार से कोर्ट सहमति देती है ये एक देखने वाली बात है, क्योंकि धारा 144 लागू हो गई है। शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखना भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। एक आखिरी प्रतिक्रिया अयाज आपसे लेना चाहूंगी, अब तक कोई अपडेट सामने आया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? क्योंकि ये जितने भी सवाल जवाब है ये सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के आरोप यहाँ पर राज्य सरकार पर, कानून व्यवस्थाओं पर परिजनों के द्वारा विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इस बात का खुलासा हो और वो खुलासा सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही होगा। देखिए, आपको मैं बता दूं कि अभी ऐसा भी कोई भी बयान जारी नहीं हुआ है और इसके बाद भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जहां तक हमने उसके वकील से भी बात करना चाहा है, लेकिन उसके वकील ने कहा कि अभी मत करिए, अभी मेरे पास थोड़ा समय नहीं है, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द इनका पीएम कराकर इनके घर मुझको इनकी बॉडी भेजनी है। इसलिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि कब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलेगी और क्या उसमें आएगा। तो बिल्कुल तमाम जो सवाल है उस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इन सवालों के जवाब किस प्रकार से मिलते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपने सुझाव इस पूरे इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, आतंक लगातार जारी था मुख्तार अंसारी का और 35 साल तक लगातार ये आतंक देखने को मिला और उस आतंक का आज अंत हो चुका है। लेकिन अंत के साथ ही साथ कई सारे सवाल भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, जिसके जवाब राज्य सरकार से तलाशे
तराशे जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि विपक्ष जिस प्रकार से यहाँ पर निशाना राज्य सरकार पर साधता हुआ नजर आ रहा है, कानून व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहा है, क्या वो सही साबित है? क्योंकि जिस प्रकार से राज्य सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा गया है, साफ तौर पर कहा गया है कि मुख्तार अंसारी को अगर माना ही होता तो एनकाउंटर किया जा सकता था। उसके साथ ही साथ अगर उसे मानना होता तो हम 9 डॉक्टरों की टीम को उसकी देखभाल के लिए नहीं लगाते। तो सबके के अपने अपने पक्ष है, अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही निर्भर करती है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखती रहिए नादी टीवी। नमस्कार।